बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में से लेक्चर नंबर 20 और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें हम एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन बच्चे बेसिकली क्या है, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनको अपनी तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स? वो एनर्जी हासिल होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एनर्जी सिंथेसाइज होती है, एनर्जी बनती है या एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी किस तरह से बनती है रेस्पिरेशन के दौरान? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इस ब्रेक डाउन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। अब वो जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ब्रेक डाउन होनी है रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में, वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? तो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। इनकी इक्वेशंस भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती थी। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी और उसके रिज़ल्ट में बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है बच्चे वो कहता है दो तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में क्या जानते हैं कि रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, गैसेस को का एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी के साथ। ऑक्सीजन को हम हवा से अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इसको हम बोलते थे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन है जिसमें हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में या सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं, और उस ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या इंटरनल रेस्पिरेशन है उसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नाम से हमें क्या पता चल रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या कर देते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर देते हैं। कहता है कि जो सबसे कॉमन फ्यूल हमारी बॉडी में यूज़ होता है, जो फ्यूल हम आम तौर पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उससे एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना उस फ्यूल को, इस ईंधन को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जितने भी जानदार हैं उनको दो तरह के जानदारों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होती है।
सेल का ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो पावर हाउस कहलाती है, जहाँ पे एनर्जी बनती है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एनर्जी सिंथेसाइज होती है। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर एंटर होने से पहले अगर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है तो डेफिनेटली ग्लूकोज को हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज तो बन रहे थे क्लोरोप्लास्ट में, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और वहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन होगी। लेकिन ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले उसकी दो मॉलिक्यूल्स में डिवीजन कर दी जाती है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले। तो क्या होता है, इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, ये पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे और फर्दर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले इसको दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में रिलीज़ कर दिया और साथ में ब्रेक कर दिया, साथ में एनर्जी रिलीज़ हुई और साथ ही साथ इस रिएक्शन के दौरान दो NAD के मॉलिक्यूल जो हैं वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा और वहाँ पे उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी, यानी कि रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसोल के अंदर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली उसका अपना एक साइटोप्लाज्म और साइटोसोल होता है ना, तो उस साइटोसोल के अंदर ब्रेक डाउन होगी पायरोविक एसिड की। जैसे कि हमने कहा कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन होगी और एनएरोबिक में क्या होगा, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि सेल जो है वो पायरोविक एसिड की तीन तरह से ब्रेक डाउन करता है। या तो पायरोविक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या तो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर पायरोविक एसिड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी और इस तरह की रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जो पहली दो तरह की ब्रेकडाउन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन यूज़ होगी। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज की होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ही होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे कि हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ते थे कि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के उल्ट है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी साथ ही साथ रिलीज़ होगी। अगर हम फ्लो चार्ट देखें एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो देखिएगा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरोविक एसिड की या पायरोवेट की, और एक हो रही है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रेकडाउन हो रही है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होगी ना, उसमें क्या होगा, पायरोवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा पहले, फिर क्या होगा, एसिटाइल को ए जो है वो बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होना है, पायरोवेट ने पहले एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना है और फिर क्रेब्स साइकिल होना है। ये हमने जो है वो डिटेल में पढ़ना है क्रेब्स साइकिल और किस तरह से पायरोवेट की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ जनरली ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में पायरोवेट जो है वो पहले एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा और फिर क्रेब्स साइकिल होगा। ठीक है, और इस दौरान जो है वो NADH भी यूज़ होंगे। ठीक है, लेकिन जो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रही है उसमें क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन
विदाउट ऑक्सीजन बच्चे हमने पढ़ा था कि दो तरह से ब्रेकडाउन होती है, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो पहला आप देखिएगा, ये जो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रही है, यहाँ पे पहला जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या तो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस दौरान भी NaDH का मॉलिक्यूल जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है। और दूसरी तरह की जो फर्मेंटेशन थी, ठीक है, ये जो तीसरी ब्रांच हमें दिखाई दे रही है फ्लो चार्ट में, इसमें देखिएगा कि पायरुवेट जो है वो पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो एथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एथनॉल बच्चे बेसिकली अल्कोहल ही होता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा एथनॉल में, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में। लेकिन एरोबिक जो रेस्पिरेशन में है उसमें हमने कहा कि सबसे पहले एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चे बेसिक जो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हमने जनरल सा पढ़ा है, इनको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल होता है और किस तरह एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टेट बनता है या फिर एथनॉल बनता है, ठीक है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है।